मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे कोरोना पर अच्छी खबर की। जी हाँ, यूं तो कोरोना को लेकर कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 1 लाख के पार हो चुके हैं भारत की अगर हम बात करें, और विश्व की बात करें तो ये लाखों में हो गए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या इस तरह लगातार बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, जो डबल होने का रेट था वो भी अब घट के 12 दिन हो गया है। हालांकि ये कोई बहुत कम नहीं हुआ है, लेकिन अभी बीच में 14 और 15 दिन तक पहुंच गया था, लेकिन अब घट करके ये 12 दिन हो गया है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर नहीं है, हम उसको खराब खबर कह सकते हैं, बुरी खबर कह सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीन बनाने का दावा किया जा रहा था उसके प्रयोग सफल नहीं हुए हैं। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको हताश कर सकती हैं, निराश कर सकती हैं, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। और कहा यह भी जा रहा है कि जून और जुलाई में इसका अभी स्ट्रीम आना बाकी है, यानी कि स्टीप राइस होगा, इसमें भी वो आना अभी बाकी है। लेकिन इन सब के बावजूद अब हम आपको बता दें कुछ अच्छी खबर भी है। जहां भारत में 1 लाख के ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है संक्रमितों का, तो वहीं इससे जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो भी कम नहीं है। काफी करीब 39,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, यानी कि 40% ठीक होने की, इसमें रिकवरी होने की इसमें क्षमता है, लोगों की क्षमता है। दूसरी जो बड़ी बात यह है कि मात्र 3% मृत्यु दर है, जबकि फ्रांस की मृत्यु दर की बात करें तो 16% है, यानी कि उनसे हम कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। हालांकि भारत सरकार का ये मानना है कि ये दर बहुत ज्यादा है, जो पहले 2% थी उसको 1% पर लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ये 3% पर पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों के बाद अब हम आपको कुछ और अच्छी खबर बता देते हैं। भारत से अच्छी खबर आ रही है कि यहां दवा बनाने का नुस्खा निकाल लिया गया है। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत भी दवा बना लेगा और वो विश्व के सामने प्रस्तुत कर देगा। दूसरी खबर बांग्लादेश से आ रही है कि बांग्लादेश के जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं उन्होंने दावा किया है कि 2 दवाइयों को मिला करके ये दवाई कारगर हो काम कर रही है, ये लोगों को अच्छा कर रही है। और इन सब के बीच एक जो सबसे बड़ी खबर है उसको सुनने के लिए आप तैयार रहिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि WHO के पूर्व डायरेक्टर करोल ने दावा किया है कि हो सकता है वैक्सीन की जरूरत ही ना पड़े और ये वायरस अपने आप खत्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने इसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारी इम्यून सिस्टम पर जो बात की जा रही थी वो कहीं बहुत ज्यादा बेहतर है। मतलब जो हम लोग इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ या देश में या विश्व में इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतर है, इसलिए हो सकता है इसके वैक्सीन की जरूरत ही ना पड़े। तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। एक ये रिपोर्ट देखिए और तो समझिए। तो कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हाँ, तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं जो इस हताश और निराशा के समय में लोगों को थोड़ा अच्छी लगेंगी और उनको लगेगा कि नहीं, हाँ ये ठीक हो रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। स्वागत है आपका अशोक जी। और 3 मेहमान हमारे साथ में यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, पूर्व IPS हैं, आपका स्वागत है। प्रांजल अग्रवाल जी हैं, हमारे साथ में IMA के प्रवक्ता हैं। और जनार्दन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। फतेह बहादुर सिंह गिल, स्वागत है आपका गिल साहब। और साथ ही साथ विनय राज चंदेल जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सीधा रुक करेंगे डॉक्टर प्रांजल का। डॉक्टर प्रांजल जी, क्या ये जो खबरें हैं ये कुछ सुकून देती है? टेम्पररी बेसिस पर सुकून दे सकती हैं, जहां देश एक तरीके से डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि पहले लॉकडाउन 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 है, तो कुछ ऐसी खबरें आना थोड़ा सा राहत देने लायक ज़रूर हैं।
लेकिन फिर भी हमें ये भी साथ साथ देखते रहना है कि आंकड़े घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे लॉकडाउन 1 रहा हो, चाहे 2, चाहे अभी की हम स्थिति की बात करें, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो मौतों का नंबर है, चाहे वो जो कोरोना का डिटेक्शन होता जा रहा है, जितने केसेस निकलते जा रहे हैं उनका नंबर है, सभी बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी कोरोना से लड़ाई बहुत लंबी है। जब तक कोई इसका कारगर इलाज, कारगर वैक्सीन सामने नहीं आ जाती, तब तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है लापरवाह होकर जो है सोशल डिस्टेंसिंग में कमी करना या जो है किसी भी तरीके की लापरवाही करना बहुत जल्दबाजी होगी। नहीं, लापरवाही ना करें। लेकिन WHO के जो पूर्व डायरेक्टर ने एक बात कही है कि हमारी इम्यून सिस्टम जितनी उम्मीद की गई थी उससे बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि ये जो वायरस है वो धीमे धीमे अपने आप ही खत्म हो जाए, कमजोर पड़ जाए। उन्होंने ये कहा, कमजोर पड़ जाए। जी, इस बात से काफ़ी कुछ हम लोग भी इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इस वायरस का जैसे आप देखते जा रहे हैं आजकल जो है रिकवरी रेट डेली लगभग कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है, 1%, 2%। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते वो 36% तक इस समय इंडिया में आ चुका है। तो जितना समय बीतता जा रहा है, एक देखने को आ रहा है स्टेटिस्टिकल डेटा है कि विरुलेंस जो वायरस की है, जिसको बोलते हैं कि एक डिजीज कॉज करने की जो उसकी क्षमता है, मारक क्षमता, वो कम होती जा रही है। तो अभी कह नहीं सकते कि क्या होगा। अभी जब तक एक भी केस दुनिया में कहीं भी रह जाएगा कोविड पॉजिटिव, तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, वैक्सीन का इंतजार करना ही पड़ेगा या किसी अच्छी मेडिसिन का इंतजार करना ही पड़ेगा। अशोक पांडे जी, अच्छी खबरें हैं, और एक अच्छी खबर यह भी है भारत की कि जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विकसित देश है, उसके राष्ट्रपति ट्रंप भारत की बनी हुई दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अशोक जी, अशोक पांडे जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो हेलो जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैंने कहा मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो जी बिल्कुल। एक बड़ा कदम उठाया कि स्वयं को भी। हेलो हाँ अशोक पांडे जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक चीज इसमें और भी जोड़ने लायक है जो बहुत हम, मैंने कहा मेरी आवाज। जी जी ठीक है, कुछ तकनीकी व्यवधान है, हम दोबारा से आएंगे अशोक जी आपके पास में। जी, जब तक सूर्य कुमार शुक्ला जी का रुक करते हैं। सूर्य जी, कितनी राहत देती है ये खबर? भाई साहब, सबसे पहले चर्चा शुरू करने के पहले आवश्यक है कि सरकार ने, पुलिस विभाग ने, कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स ने जितनी मेहनत की है उनके सबसे पहले मुक्त कंठ से प्रशंसा कर दी जाए। और इसके बाद ये जरूरी है कि देखिए, जनशक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे ज्यादा आबादी, और इस आबादी को हमें खेती, पशुपालन, फल एवं अनाजों के संरक्षण में अगर हम पूरी तरह ज्यादा से ज्यादा लगा दें, यानी कि वर्क गारंटी इन ऑल रूरल एरियाज, तो आप देखिए देश की तरक्की भी बहुत होगी और लोगों की जीवन शैली जो भागने की है उसमें कंट्रोल लग जाएगा। दूसरा कि पानी की एक एक बूंद और हर आदमी को काम, ये अभी मनरेगा का बजट बहुत कम है, इसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा भाई साहब। नहीं, 40,000 करोड़ बढ़ा दिया भाई साहब, 40,000 करोड़ नहीं, 600 करोड़ रोज की जरूरत है अगर यूपी में खाली देखें, कम से कम। और हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है, और ये कहीं और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। 1000 है, 1000 तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है
कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने, कैसे शुद्ध रूप में श्रमिकों की हालत को, माइग्रेंट्स की हालत को वो किस प्रकार से पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, ये देखने को मिल रहा है। और ये सदियों से उनका रवैया है। जब से ये परिवार आया, सदियों से कांग्रेस का पार्टी का रवैया है। आपने देखा होगा, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का जो शेयर्स का घोटाला था उसमें स्कैम, चाहे उनका जो जमीनों पे दामाद गेट होता है उसमें घोटाला फर्जीवाड़ा, चाहे कोयले की दलाली हो तो फर्जीवाड़ा, चाहे कॉमन गेम्स वेल्थ का आयोजन हो तो फर्जीवाड़ा। तो इसलिए ये प्रियंका और राहुल की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी बन गई है। और इन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे जो कि कोविड-19 में जो श्रमिकों को मदद देनी चाहिए थी, मदद ना देते हुए उन लोगों ने ये साबित कर दिया कि उनको संवेदना नहीं है, उनको राजनीतिक अपना नफा नुकसान देखना है। मैं आपके सामने कुछ रखता हूं जो प्रिलिमिनरी, जो पहली हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी है, और 1000 है तो सबकी निकालेंगे तो आपको उसके बारे में भी बताएंगे। मगर ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये 3 व्हीलर है। इन्होंने फिर भेजा एक और, देखिए, ये देखिए, इसके अंदर भी देखेंगे राजस्थान का नंबर है, ये भी है जी, उसी का है ये 3 व्हीलर। फिर इसी तरह से देखिए 3 व्हीलर के बहुत आ रहे हैं, जानकारी आपको दे रहा हूं। हाँ, वही ऑटो हो गया साहब। और फिर गुड्स कैरियर, बस के नाम पर ये गुड्स कैरियर है, मतलब सामान को धोने के लिए काम आएगा। इस प्रकार के अन्य चीजें सामने आई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, और यहां से नहीं, सीधा सोनिया गांधी जो इन दोनों की मां हैं और कांग्रेस की अध्यक्षता हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा पार्टी क्या कर रही है। और ये फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं, क्या इसमें आपका भी हाथ है? इसका अब जवाब हम लोग को मिलना चाहिए। सर, 1000 में लगभग कितनी ऐसी गाड़ियां होंगी? मैंने कहा अभी प्रिलिमिनरी करी है, इसीलिए मैंने शब्द प्रिलिमिनरी करा है, आपके सामने तुरंत आए हैं और अभी डिटेल्स निकल रही है। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी वो आपको हम लोग सब एक साथ दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल रात में लिस्ट आई है, आज सुबह से हमने इसीलिए हम लोग ने लिस्ट मांगी। देखिए, उस पे भी वो नौटंकी कर रहे थे, उस पे भी राजनीति कर रहे थे। क्या ये एक भी क्या सरकार का अधिकार नहीं है, राज्य सरकार का, कि आपसे फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाए, आपसे पूछा जाए ड्राइवर का नाम, उसका लाइसेंस मांगा जाए? ये सब क्या आवश्यक नहीं है? हमारे भी जो बसें चल रही हैं हम उनके ऊपर भी ये लागू करते हैं। कोविड-19 का टेस्ट हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्या ये आवश्यक नहीं है कि आपसे आप मदद करना चाहते हैं तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि कहां बस को हम बोले कि वहां पे पहुंचे, या आप ही अपने मर्जी से सब करोगे? तो हर जगह पे इन्होंने राजनीति करी और राजनीति करने के बाद इनका फर्जीवाड़ा सामने आ गया। सर, आज एक आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि 500 बसें गाजियाबाद नोएडा दे दी जाए, वहीं पर इनके सबसे परमिट ड्राइवरों की डिटेल वगैरह चेक होगी। तो ये चीजें वहां नहीं चेक हो सकती थी? जो बसें सही होती, जो हम सरकार को अपना करना है वो विषय सरकार के ऊपर छोड़ें। जो कांग्रेस का है वो फर्जीवाड़ा नाम क्यों दे रहे हैं, उस पर आप प्रश्न पूछिए ना। नहीं सर, अब स्टैंड क्या होगा आपका? इस्तेमाल करेंगे नहीं भाई, जो आपके फर्जीवाड़ा है उसका तो पहले जवाब ले लें, फिर हम बताएंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे। मगर ये आपके सामने आप चाहते हैं कि हम
बस की जगह ऑटो को इस्तेमाल कर लें। आप चाहते हैं गुड्स कैरियर को हम लोग इस्तेमाल कर लें, क्या हम लोग बस की जगह टाटा मैजिक को इस्तेमाल कर लें? तो मेरे ख्याल से ये संभव नहीं होगा। जी हाँ, ये है सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो हमें बता रहे थे कि कांग्रेस ने जो लिस्ट सौंपी है, 1000 बसों की जो लिस्ट सौंपी है उसमें ऑटो के नंबर हैं और प्राइवेट गाड़ी के नंबर हैं, फर्जी है ये सारे नंबर, और इसीलिए फिटनेस मांगा गया था कि जिससे कि सब चेक किया जा सके, जांच की जा सके और इसके बाद लोगों को रवाना किया जा सके। लेकिन हम कह सकते हैं कि राजनीति हावी है और दोनों तरफ से राजनीति जबरदस्त तरीके से चल रही। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मुझे लगता है कि अपना विषय बदलना पड़ेगा, सीधा इसी पर आ जाते हैं हम। जो ये बसों का चक्कर चल रहा, कांग्रेस कह रही है कि हम 1000 बस देने के लिए तैयार हैं और यूपी सरकार कह रही है कि फर्जी हैं सारी बसें, क्या कहेंगे आप? यह बिना मतलब की जैसे कहते हैं ना कि एक देश महामारी की लड़ाई लड़ रहा है जी, और उसके अवसर पर इस प्रकार की बहस में समय बर्बाद करना उचित नहीं है। अगर वो भेजना चाहते हैं तो जैसे अभी मैंने देखा कि यूपी सरकार ने कहा कि ठीक है 500 आप गाजियाबाद भेज दीजिए, 500 नोएडा भेज दीजिए, और वो बात यही समाप्त कि जो आ जाएगा अच्छा है, बल्कि सभी के लिए कि जो मदद भेजना हो भेजिए। नहीं, लेकिन अब तो उसकी जांच हो गई, उसमें से सब फर्जी निकल रही है गाड़ियां। अरे वो सामने आ जाएगा, नहीं भेज पाएंगे ये। लेकिन इन चीजों में सिद्धार्थनाथ सिंह जी कह रहे हैं ना, इन चीजों में समय बर्बाद करने का ये समय नहीं है, न राजनीति करने का समय है जी। मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों को कोरोना वॉरियर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए और आदमी लगाइए, और दूसरे विभागों के कर्मचारी जैसे चुनाव ड्यूटी में ले जाते हैं उनको लेके गांव-गांव, कस्बे ड्यूटी पे लगाइए, कोरोना मरीजों के चिन्हांकन करें, उनको भर्ती करावें, और आप पारस्परिक दूरी का जो सिद्धांत है इस पर भी कानून आ जाना चाहिए। जैसे आपने देखा हम लोगों ने सुझाव दिया था कि मास्क और दस्ताना वो आ गया, उसी तरह अब पर्सनल पीपी किट की जो आप बात कर रहे थे उसका भी करना पड़ेगा। पीपी किट पहन के जो सक्रिय ड्यूटी में है वो लोग पीपी किट पहन के निकले। आएंगे कहां से? जी आएंगे, आएंगे आपके पास आएंगे दोबारा से। चंदेल साहब का रुख। चंदेल साहब, ये लड़ाई कई दिन की चल रही है कि कांग्रेस कह रही है 1000 बस देने के लिए हम तैयार हैं, प्रियंका कह रही है 1000 बस हम देंगे, लेकिन सिद्धार्थनाथ जी कह रहे हैं कि जो बसों का डिटेल दिए आपने वो तो सब फर्जी है, उसमें ऑटो के नंबर है और प्राइवेट गाड़ियों के नंबर है। अभी मैं प्रदेश के जो प्रवक्ता मंत्री जी हैं उनकी मैं सुन रहा था, वो परीक्षण पे बहुत इस सरकार को विश्वास है। परीक्षण की जब मांग राहुल गांधी ने की थी कि जिस समय नमस्ते ट्रंप ये कर रहे थे कि परीक्षण आप शुरू कराइए, ना एयरपोर्ट में परीक्षण हुआ, ना किसी जगह परीक्षण हुआ, चाहे वो साध के मरकज में कहीं परीक्षण सरकार ने नहीं कराया। आज मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार 1000 की लिस्ट का परीक्षण करा रही है। अरे आप मांगिए ना बसे, प्रियंका गांधी ने अगर कहा है देने के लिए तो आप मांगिए, गोंडा गाजियाबाद जहां आपको मांगना है आप मांगिए और फिजिकल वेरिफिकेशन करिए। आप बैठ के तमाशा कर रहे हैं, ये दुनिया देख रहा, देश देख रहा, उत्तर प्रदेश के एक आदमी देख रहे हैं। हम कह रहे हैं फर्जी है, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करिए। बस की जगह सुन लीजिए, बस की जगह सुनिए, बस की जगह ट्रैक्टर आ रहा है कि साइकिल आ रही है, ये बैठ के जो ये तमाशा हो रहा है ना, ये उत्तर प्रदेश के एक नागरिक देख रहा, जो फंसा हुआ है, इसकी जो झेल रहा है, उसके दिल से पूछिए। ये बैठ के जो परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण का जो समय था तो लोगों से ताली बजवा रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे सरकार। ये परीक्षण करेंगे? अगर आप परीक्षण करता 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है, करो सुन लीजिए, मैं उसी बस के मुद्दे पर आ रहा हूं। सरकार को हर तरीके से घेरा जाएगा। उनका कम से कम नंबर तो सही होना चाहिए। हम कह रहे हैं आप फिजिकल आप वेरिफिकेशन फिजिकल होता है कि ड्राइवर की जगह बंदर गाड़ी चला रहा है, कौन चला रहा है, ये फिजिकल परीक्षण करिए। आप जो कागजी कमी निकाल रहे हैं, ये केवल जनता को परेशान करने का। सुन लीजिए, अगर साइकिल का वो तो सरकार कह रही है कि अरे साहब मेरी बातें सुनिए, मैं देख रहा हूं कि कितने सक्षम लोग हैं। ये अक्षम लोगों के हाथ में सरकार है, इसलिए इस देश का जो हाल हो रहा है। आज सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? लॉकडाउन का तरीका क्यों आप इस तरह लॉकडाउन होता है जिस तरह आपने कराया है? आप 8 बजे टीवी पे आते हैं, 12 बजे से देश के सार्वजनिक वाहन रोक देते हैं।
आप ये सवाल टीवी वाले क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मीडिया क्यों नहीं लिख रही है इस देश से? आप करोड़ों लोगों को आपने पागल कर दिया, परेशान कर दिया। आरोप लगा देंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं सरकार की एक एक चीज पर आरोप सर, ये मुलजिम बनेगी सरकार। आने दीजिए, सत्ता बदलने दीजिए, ये इस पे महाअभियोजन चलेगा इस सरकार के ऊपर। ठीक है, ये बढ़िया बात। गिल साहब के पास चलते हैं। फतेह बहादुर सिंह गिल जी, अगर राज्य सरकार जांच कर रही है कि बसें सही हैं कि नहीं सही हैं, उनके नंबर सही हैं कि नहीं सही हैं, फर्जी बसें दे रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना? समस्या प्रदीप जी ये नहीं है, समस्या ये है कि ये मानसिक रूप से ये सरकार बीमार है। बीमार इसलिए है कि लॉकडाउन को करीब 54-55 दिन होने जा रहे हैं और समाजवादियों ने हर जिले में राशन बांटा और विधिवत तरीके से काम किया। उनको सरकार ने किस तरीके से सम्मान दिया आप जानते हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, FIR है। अभी आपने सिद्धार्थनाथ सिंह जी को सुना जी, मैं आपको वही आ रहा हूं उसी बात पे। थोड़ी उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के ऊपर हर जिले में FIR हुई कि इन लोगों ने राशन बांटा। आज मैं कह रहा हूं कोई भी दल मैं स्वागत करता हूं कि इस मुसीबत की घड़ी में मैं कहता हूं 1000 बस छोड़िए 10 बसें भी या अपने घर का वो वाहन भी देने को तैयार है आम नागरिक, तो इस सरकार को स्वागत करना चाहिए। मैं बस की तो बात को छोड़िए, कोई अपना निजी वाहन भी देना चाहता है तो सरकार को उसका भी सम्मान करना चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना वो करते हैं ठीक है, जिनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन फर्जी वाहन तो ना देना। देखिए बस का आपने नहीं, बस है और नंबर ऑटो का आपको RC मंगवा लेनी चाहिए थी। आज टेक्नोलॉजी का मामला है, आपको कहना चाहिए था हमको लिस्ट नहीं, आप हमको RC की कॉपियां भेजिए। RC की कॉपियां चेक किया भाई आप टेक्निकल बात देखिए, यहां क्या प्रॉब्लम आई है। यहां नंबर की लिस्टें मंगाई गई हैं, RCO की कॉपी नहीं मंगाई गई है, नहीं मंगाई। सिद्धार्थ सिंह का मैं पेज देख रहा हूं, सिद्धार्थ सिंह जी जो दिखा रहे पेज, उसमें कोई RC की कॉपी नहीं दिख रही जी। अरे जांच की है, उनके जांच पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? आऊंगा आपके पास में। जनार्दन करूं जनार्दन, आप देख रहे हैं लगातार दोनों पक्षों में युद्ध जारी है, चिट्ठी युद्ध जारी है। कैसे देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि भाई इस समय कोई भी बस हो आप भेज दीजिए लोगों का, पहले तो सबसे जरूरी है कि लोगों को घर पहुंचाया जाए। प्रदीप जी, हम लोग अपनी न्यूज स्टोरी में एक वर्ड यूज करते हैं, पॉलिटिकल ड्रामा जी। ये शब्द इतना ज्यादा इस समय प्रासंगिक हो चुका है कि अब मेन मुद्दे से लड़ाई कहीं दूर जा चुकी है जी। जो महामारी, जो वैश्विक एक बीमारी हमारे सर पे मंडरा रही है, उसको, उसकी भयावहता को हम समझना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते और दूसरी चीजों में बिजी हो चुके हैं जी। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने यहीं पे एक डिबेट करी थी, जो एम्स के डायरेक्टर ने एक हमें चेतावनी दी कि जून जुलाई में मामले बढ़ेंगे। परसों ही एक अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट हैं पीटर ह्यूग्स, उन्होंने एक वार्निंग की, उन्होंने भी एक आशंका जताई कि जून और जुलाई में इंडिया में ये मामले एकदम पीक पे पहुंचेंगे और सरकार को संभालना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसकी तादाद बढ़ेगी। तो अभी ये सबसे बड़ा कंसर्न का पॉइंट है, ना कि अभी ये बस कितनी है, उसमें ऑटो कितने हैं, 3 व्हीलर कितने हैं। चीजों को अगर हम लोग फोकस को जरा भी डेविएट होते हैं तो हमें बहुत भयावह परिणाम उसमें देखने पड़ेंगे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कहीं ना कहीं हम लोग अपने नागरिकों की जान से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत शानदार बात की। अशोक पांडे जी का रुख करते हैं। अशोक पांडे जी, कांग्रेस के हमारे मित्र और समाजवादी पार्टी के मित्र और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि इस समय जरूरत है कि लोगों को घर तक पहुंचाया जाए, वेरिफिकेशन बाद में कर लिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आग लगा के जमा लो दूर खड़ी, और ये जो स्थिति आज मैंने पूरी दुनिया में, मुझे आज बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा विपक्ष जो सिवाय आज की स्थिति में भी, जहां पूरे तौर पर महामारी अपना काम कर रही है, पूरी तरह से महामारी फैली जी जी। अशोक जी, आप अपनी बात रख सकते हैं।
नहीं आ रहे। चलिए चलिए सूर्य कुमार जी के पास चलते हैं। सूर्य कुमार जी, क्या लगता है कि जनार्दन जी ने एक अच्छा टर्म इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल ड्रामा? ये पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है इस समय पॉलिटिकल ड्रामा से बिल्कुल बचा जाना चाहिए ये देश के हित में नहीं है। नंबर 2, पॉलिसी में जो ये लागू करने के स्तर पर अंतर्विरोध हो जा रहा है, इसके लिए जितने संबंधित लोग हैं, वो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके भी प्रतिनिधियों से और लागू कराने वालों से भी राय लेकर के तब पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, ताकि रियलिस्टिक पॉलिसी बने और लागू करने में कोई कठिनाई ना हो। जी एक और बात कहूंगा कि धीरे धीरे ऑनलाइन कल्चर हर काम में इसको अशोक पांडे जी कुछ कह रहे हैं। हाँ अशोक पांडे जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। सियासत नहीं खेली जानी चाहिए। आज इस वक्त पे, गाढ़े वक्त पे हर राजनीतिक दल को कंधे से कंधा मिलाकर के प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ा होना चाहिए। ये कोई प्रधानमंत्री की लाई हुई महामारी है या किसी राजनीतिक दल की लाई हुई महामारी है? अरे ये महामारी जहां पूरे दुनिया के लोग परेशान हैं। कह रहे हैं कि इस समय बसों की जांच मत कीजिए, लोगों को घरों तक पहुंचाइए। ना माने तो इसमें भी कानून बना कि ये फालतू की लड़ाई मत करिए। जी कह रहे कि हम गाड़ी, अरे आपने गाड़ी देने की बात की, हमने उसका स्वागत किया, हमने आपसे खाली सूची मांगी है कि आप उसकी फिटनेस और सूची दे दीजिए। ये जो अभी मैं आपको बताऊं कि जो घटना घटी, जहां हमारे 30 से ज्यादा मजदूर की, जो हद में उसको कहूंगा कि एक तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुए, और वो जो मृत्यु के शिकार हुए वो राजस्थान से जबरिया पुलिस के द्वारा ट्रकों में बैठाए गए थे। वहां की पुलिस ने जबरिया उनको ट्रकों में बैठा करके और यहाँ पर के लिए भेजा था, जैसे भेड़ बकरियों को भेजा जाता है। क्या कारण है कि आप जहां पर वो मौजूद हैं वहां आप उनको भोजन नहीं करा पा रहे? यही मजदूर आज राज्य का निर्माण कर रहे थे। यही महाराष्ट्र में हो रहा है। जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर उत्तर प्रदेश और बिहारी मजदूरों के साथ, वहां के नागरिकों के साथ धोखेबाज व्यवहार किया जा रहा है। जहां राष्ट्र एक है, अगर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक राष्ट्र है, तो हमारे अंदर ये भावना क्यों है कि आज इनका जरूरत नहीं है तो हम इनको भोजन नहीं देंगे? दिल्ली में भी यही हुआ कि हमारे लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को भोजन नहीं दिया गया और वहां से वो जबरदस्ती इनको बैठा करके जबरदस्ती बाहर भेज दिया गया। और उसके बावजूद भी आप लगातार कई दिन से सुन रहे हैं, आपने इस तरह से उनके ऊपर व्यवहार किया, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। आप उनको राशन देते, रहने का स्थान देते, तो वो धीरे धीरे केंद्र सरकार उनको ट्रेनों से लाने की व्यवस्था कर रही थी। ये बात ठीक है कि राज्य अगर अपने अपने राज्यों में राशन देते और रहने की जगह देते तो दिक्कत ना होती। चंदेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। बहुत बड़ी साजिश कांग्रेस ने की है। जहाँ तक समाजवादियों की बात है, अखिलेश यादव साजिश है। चंदेल साहब, अशोक पांडे जी इनको शांत कराइए तो मैं कुछ बोलूं। जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, शांत हो गए, जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां 56 भोग की दुकानें खुली हैं। आदमियों को बुलाकर शर्म तो आती नहीं है ये सब आरोप लगाने में। रेल मंत्रालय किसके पास है? क्यों बंद की गई ट्रेनें? क्यों नहीं श्रमिक एक्सप्रेस चलाई गई? लोग विवश हुए, मजबूर हुए निकलने के लिए अपनी जान जोखिम में रखकर। मालूम है कोरोना से तो 3000 लोग मरे हैं, 6000 लोग अब तक रोड एक्सीडेंट से मर चुके हैं। ये सरकार, शर्म नहीं आती सरकार को? इस तरीके से ये बैठे हैं, ये बता रहे हैं हमको। दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। इतना भयावह स्थिति तो म्यांमार में नहीं है, नेपाल में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। आपने इस देश को लोगों को आग के झोंके में झोंक दिया इस सरकार ने। आपने रेल बंद कर दी। जो आदमी 2400 किलोमीटर दूर बैठा है कैसे चल रहा है? कभी मर्म है, दर्द है आपको? किया गया होता। अरे चुप रहिए आप, क्या बात करते हैं आप? ये नहीं किया गया होता। अभी आपको कुछ नहीं मालूम है। आपका लॉकडाउन का तरीका गलत है। आप माफी मांगिए देश से। आप माफी क्यों नहीं मांगते? आप टीवी 8 बजे आते हैं और 12 बजे के बाद इस देश की सारे सार्वजनिक बात कर देते। आप मजाक के, आपने मजाक गरीबों के साथ मजाक किया। ये सरकार के, देश के प्रधानमंत्री को इस गरीब जनता से माफी मांगनी चाहिए। निकल के आइए आप बाहर। क्यों नहीं आ रहे? मैं माफ करता हूं चैनल से। चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी आप सुन लीजिए। अरे आप वहीं मरिए, आप वहीं मरिए।
आप तो केवल सबूत गुणगान करिए। करिए, ये नाक आप मिलाने की- मोदी गुणगान करिए, शर्म तो आपको आती नहीं। आपके तो लड़के बच्चे है नहीं, नाक रिश्तेदार कतराई है। नातेदार तो है नहीं, गरीब गुरबा तो है नहीं, किसान मजदूर सबसे नफरत करते हैं आप लोग। आप क्या बात करते हैं? आप बैठ गए लगा के माइक बैठ गए बताने लगे, क्या बात करते हैं आप? अरे चुप रहिए, आप चुप रहिए, अरे चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप शर्म तो आती नहीं आपको, बन के प्रवक्ता बैठे। अरे जाइए आप, कौन से पन्ना प्रमुख है आप? क्या है बीजेपी में? क्या है आप? मोहल्ला प्रमुख है कि भवन पालक है आप? क्या है बीजेपी में आप? आप अरे बैठिए चुपचाप। चंदेल साहब रुक जाइए भाई। अरे आप देश को आंखों में मिर्चा झोंक रहे हैं, गरीबों में आंखों में मिर्चा झोंका है आपने। क्या बात करते हैं आप? पूरे सबूत है, देश सड़कों पे ये 42 टेम्परेचर पे आदमी बगैर प्यासा भूखा मर रहा है, ये आपकी वजह से। ठीक है, आप इस्तीफा किस दिन देंगे? प्रधानमंत्री जी से मैं इस्तीफा मांगता हूँ। रुकिए प्रांजल अग्रवाल जी, आप तो डॉक्टर हैं, कितना अफसोसजनक आपको लग रहा है? अरे शांत बैठे आप, 12.6 तो उसका सह मृत्यु दर है। चुप बैठिए जी, बोलिए नहीं ज्यादा। महामारी से जूझ रहा है इस समय, सबको जरूरत है बीजेपी कि के ऐसी, पन्ना प्रमुख बन के बैठ गए हैं। जो आपने कहीं पर किया उस बहस है इन सब बैठिए को आप। बजाय जो है हम लोग अपना समय जितने लोग जितना ज्यादा संभव हो जनता जहां पर परेशान हो रही है उनको सेवा देने में निभाएं, क्योंकि जहां एक तरफ डॉक्टर्स, नर्सेज, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, सभी लोग पूरे देश भर में जितना पुलिस कर्मी है, सफाई कर्मी है, सब लोग जुटे पड़े हैं कि कोरोना से कैसे जो है बचाव किया जा सके। उस समय में ऐसी जो है बातें होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत अफसोस की बात है कि जिस डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिस समय सारे देश को एकजुट होकर के लड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए, क्योंकि सारे कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं जी जान से, ऐसे समय में ये राजनीति ठीक नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और ये राजनीति यहीं रुकने वाली नहीं है। अब से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और 3 बजे सांसद, कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और मुझे लगता है कि दिन भर ये राजनीति चलेगी। पिछले 3-4 दिन से लगातार राजनीति हो रही है और अभी ये कहीं रुकने वाली नहीं है। फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फतेह बहादुर सिंह गिल का रुख करेंगे। हाँ फतेह बहादुर सिंह गिल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैंने अशोक जी का पूरा भाषण बड़े विस्तार पूर्वक सुना है। ये सरकार में है, इनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सरकार में, आपके मंत्री, विधायक, बड़े बड़े ओहदों वाले लोग हैं, सिर्फ आप रोड पे उनकी आंख में आंख डाल करके उन गरीबों की, मजदूरों की जो 500-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, सिर्फ आंख में आंख डाल के एक बार देख लीजिए, देख लीजिए। उनकी आंखों में आंसू है, आपकी चमचमाती गाड़ियां खड़ी होंगी, आईना आपको दिख जाएगा, फतेह बहादुर आईना दिख जाएगा। और आपके प्रधानमंत्री जो 10-10 लाख का जो सूट पहनते हैं, आपके प्रधानमंत्री जो चाय वाले, जो चौकीदार, उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं प्रधानमंत्री जब 10 लाख का सूट पहनते हैं।
उन चौकीदारों का, उन चाय वालों का मजाक उड़ाते हैं आपके प्रधानमंत्री जब 10 लाख का सूट पहनते हैं। औरैया में जब 26 लोग मरते हैं तो आप 2 लाख रुपया देते हैं। 10 लाख रुपया कहा गया था समाजवादी पार्टी द्वारा, माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग करी थी कि 10-10 लाख दीजिए। जी की व्यवस्था की सवाल गई है। सवाल ये और है, न केवल उनके अगर गलत बस से किसी को भेज दिया जाएगा और कुछ गलत गड़बड़ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रदीप जी, मैं कह रहा हूं देश के हित में फतेह बहादुर की गाड़ी लेनी होगी तो फतेह बहादुर पहले अपनी गाड़ी देगा सरकार को। योगी आदित्यनाथ बोले, मुख्यमंत्री बोले कि मैं अपना वाहन दूंगा, अपना वाहन दूंगा मजदूरों के लिए। गाड़ी परफेक्ट होगी ना? मैं कह रहा हूं मजदूरों के लिए मैं अपना वाहन दूंगा और आरसी स्कूटर मैं इस देश के लिए जो बल बनेगा वो करूंगा। आप भी अपना वाहन दीजिए, वो जो बल बनेगा वो करूंगा। मगर इनके पास देखिए, इनके पल्ले कुछ नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये सिर्फ बातें करते हैं सरकार में। आप एक बात आइए, आपने सीमाएं सील करी बिना तैयारी के कर दी। सीमाएं नहीं, फिटनेस होना बहुत जरूरी नहीं, है। सीमाएं सील करना इनका निर्णय सही था, ये बताएं मुझको, ये बताएं। बिना तैयारी के सीमाएं आपने सील कर दी। अरे आप वहां पानी की व्यवस्था करिए, राशन की व्यवस्था करिए। हम उस पर बात कर लें। अरे ये बिल्कुल जो है योगी आदित्यनाथ, ये होश में नहीं सरकार चला रहा है। बहादुर सिंह जी शांत रहिए, ने पूरे देश को दिखा दिया हमारे पास पूरा नंबर था, हमारे पास। अशोक पांडे जी, अभी लोगों का ये कहना है इस समय ये सब चीजें छोड़ पूरी व्यवस्था थी, जितनी आज हमारे पास पूरी योजनाएं थी, चाहे वो 39 करोड़, चाहे वो 39 क्यों गुमराह कर रहे हैं जनता को? ये 39 करोड़ जनधन खाते, ये गुमराह ना करें, मेरी इनसे निवेदन है। ये गुमराह कर रहे हैं और जिससे कि समाज में असर गलत जाता है। इस टीवी चैनल को बहुत करोड़ों लोग देखते हैं, रुपया कैसे जाता? ये गुमराह कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जाके रोड पे देख लें, आज पैसा पहुंचा। ये माइक उतारे और रोड पे चले जाएं, जहां लखनऊ के ये निवासी है इनको दिख जाएगा। और ये मोदी कह दें उन मजदूरों के सामने, इनको अभी पता चल जाएगा, अभी उनका रिएक्शन इनको मिल जाएगा। सिर्फ ये मोदी बोल दें उन गरीब मजदूरों के सामने, अभी इनकी आंख से चश्मा उतर जाएगा। भाजपा सरकार, इनके लोकप्रिय प्रधानमंत्री, केंद्र की भाजपा सरकार सड़कों पे लाई है, केंद्र की भाजपा सरकार सड़कों पे लाई है। ये जो भड़काने वाले लोग हैं साजिश कर। आज इनसे पूछ लूं कोरोना के टेस्ट प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में कितने हो रहे हैं, उसके आंकड़े बताइए तो बता नहीं पाएंगे। खुल चुकी है ये जो, इनसे पूछिए रोज टेस्ट कितने हो रहे हैं। 14 घंटे हो गए हैं, एक गाड़ी का नंबर नहीं दे पाए। प्रदीप जी, इनसे पूछ लीजिए टेस्ट कितने हो रहे हैं कोरोना के रोज उत्तर प्रदेश में, ये बता नहीं पाएंगे। 23 करोड़ की आबादी है। अरे भाई, कोरोना पर टेस्ट हम बाद में करवा लेंगे। फतेह बहादुर सिंह जी रोज ही कोरोना पर टेस्ट होते हैं, हम बाद में आएंगे आपके पास। साजिश खुल गई है, इसलिए आपकी साजिश खुल गई है, जनता आपकी साजिश को जान चुकी है। यही जो मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ कोरोना ने इनको असली चेहरा जनता को दिखा दिया। इनकी परत दर परत उतर रही है, इनका झूठ सामने आ रहा है। हमने जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाया, हमने जरूरतमंद तक राशन पहुंचाया, 80 करोड़ जन को उनके घर तक पहुंचाया। आपकी स्मृति ईरानी कहती है 80 करोड़ को दिया राशन। आपकी स्मृति ईरानी कहती है 80 करोड़ को राशन दे दिया है। आप सहमत हैं? आपके मुख्यमंत्री कहते हैं 21 लोगों को रोजगार दे दिया। आप सहमत हैं? 7 लाख मीट्रिक दाल सीतारमण कहती है बांट दी। आप सहमत हैं? सहमत हैं इन बातों से? कैसी बात कर रहे हैं? टीवी चैनल पर बैठ के गुमराह कर रहा है। ठीक है भाई, झूठ और फरेब की दुकान चलाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी कलाई खुल गई है। देखिए, लोकतंत्र में जनता लोकतंत्र में जनता से बड़ा परीक्षण कोई नहीं करता। झूठ है, अरे भाई ये झूठ है, ये झूठ है। चलिए स्वीकार तो किया, ये झूठ है, झूठ है ना। आपकी सरकार झूठी है, ये आपने स्वीकार किया, आपको बधाई हो। अच्छा हुआ सीतारमण को आपने झूठा बोला, योगी जी को झूठा बोला। अच्छा हुआ आपने स्मृति ईरानी को झूठा बोला। झूठ बोल रहा है, बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। 80 करोड़ का राशन दिया आपने। झूठ बोल रहा है व्यक्ति, इसकी आवाज डाउन करिए। 80 करोड़ को आपने राशन दिया। जनता आपकी आवाज डाउन करने जा रही है। बहादुर सिंह जी, अब आप शांत हो जाइए।
नहीं रुकिए, दोनों लोग सब लोग शांत हो जाइए। जनार्दन जी झूठ बोल रहा है ये, क्या लगता है? झूठ आप बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, आपकी सरकार झूठी है। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, लोग रोडों पर मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, आज उनके पास कोई साधन नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने झूठे हो, देने का आपकी गवर्नमेंट झूठी है। ऑफर किया, तो सरकार ने, राज्य सरकार ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, और लेकिन उन्होंने कंसर्न दिखाया कि आप अपना फिटनेस और जो चालक है उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसका वो हमें दे दीजिए। अभी जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने बताया कि 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो ऐसी चीजों में तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन खड़ा होता है। जैसे हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि हम अपनी बसें जो है, हम अपनी गाड़ी देने के लिए बिल्कुल राजी, हम हमारी गाड़ी ले लीजिए। तो पहली चीज तो ये है, किसी ने आपको रोका नहीं है, गाड़ी आपके पास में पहले से है, मजदूर सड़क पे है, आपने कितने लोगों को पहुंचा दिया? अरे भैया, गाड़ी राजनीति करने की बात है। आपके पास में गाड़ी थी, आप रोज नीचे जा रहे हैं, आप वहां मिल रहे हैं, आप पहुंचा रहे थे कि हमने भाई 100 लोगों को पहुंचा दिया, 10-12 ने फेरी कर दी, परमिट है ना? कौन देगा, तो ये पास चीजों कौन को, देगा? ये मेन, अरे परमिट और पास कौन देगा गाड़ी का? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, गाड़ी की अनुमति कौन देगा चलने की? अरे सिंह साहब, आप जाके मजदूरों से बातें कर रहे हैं, निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं जनार्दन जी, आप बताइए। अरे जिले में तो ठीक है, सरकार के समर्थन में जो बातें कर रहे हैं, और गोरखपुर जाना है तो उसकी अनुमति कौन देगा? भाई साहब मान्यवर बताइए, अनुमति कौन देगा? सरकार देगी। ठीक है, कैसी आप बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं, आपने कितनी बार अप्लाई किया जो आपका रिजेक्ट हो गया? अरे अनुमति तो सरकार देगी कि वो भी नहीं देगी? पूछ रहा हूँ कि आपने अप्लाई किया कि रिजेक्ट हुआ आपका? अरे सरकार ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे भैया, अरे समाजवादियों ने राशन बांटा, मुकदमे मिले हैं। कोशिश ना करें। अरे जनार्दन मिश्रा बहुत जी, समय पड़ा हुआ है, अभी जो गंभीरता बढ़ती जा रही है, जनार्दन मिश्रा जी, उस चीजों को आरोप प्रत्यारोप अखिलेश जी के बात है। अशोक पांडे जी आपके पास आऊंगा। समाजवादियों ने राशन बांटा, मुकदमे मिले हैं। आप लगातार बोल रही है, ठीक बात नहीं है। सहायता नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, ठीक है। चंदेल साहब करूँ, हाँ चंदेल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं है। ये समाजवादी भी इनको रोक लीजिए, इनको रोक लीजिए। ये पांडे जी को भी जवाब दूंगा। इनको रोक लीजिए। जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। लोकतंत्र में सबसे बड़ा आईना जनता है। इस त्रासदी से, इस सरकार की जो गलत नीति से करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। ये सरकार को स्वीकार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जी जी जी, नहीं पूरी बात सुनिए। मैं आपसे एक ही बात समझना चाह रहा हूं। आप मेरी एक बात समझ लीजिए। मैं आपसे एक बात आपने 1000 बस देने का वादा किया था, आपकी बस एक्सेप्ट की गई, लेकिन बसों के नंबर क्यों फर्जी निकल रहे हैं? ऑटो के प्राइवेट व्हीकल के नंबर क्यों निकल? नहीं, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। ये जो ये 4 दिन से सरकार ये परीक्षण में लगी है। सुनिए, इस समय राहत में होता है ना कि हम अगर कोई आदमी घायल है और उसको कोई आदमी जिसको हम पहचानते नहीं है, वो अगर हमको सहारा देता है और कहीं हॉस्पिटलाइज करता है, तो मैं उसका नाम नहीं पूछता हूं, उससे आई कार्ड नहीं मांगता हूं। ये तो सरकार मतलब हंसी के पात्र ये खुद ही बने जा रहे हैं। लोग देखते हैं कि ये सच नहीं। एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, जी जी, अगर कहीं खुदा ना खास्ता कुछ उसमें गड़बड़ हो जाए रास्ते में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुनिए, आपके पास, आप तो नेशनल पार्टी है, जी, जी, आपको बसें देनी चाहिए तो जी जी, एक मिनट, बसें देनी चाहिए तो परफेक्ट बसें देनी चाहिए ना। हम आपका प्रश्न समझ गए हैं। आपको फिजिकल जो होता परीक्षण जो होता है, भाई अगर परीक्षण के आप इतने बड़े कारीगर हैं, लोगों ने देखा कि आपका परीक्षण क्या है। जो आज देश कोरोना से ग्रसित हुआ है वो केवल आपकी परीक्षण की लापरवाही से। अब हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार परीक्षण पे आ गई है। अगर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी को सुझाव देते कि नहीं परीक्षण कराइए एयरपोर्टों पे, आप मरकज में परीक्षण कराइए, तब तो लोगों को जाने दिया सरकार ने। नहीं, जब तब तो सरकार ने उनको जाने दिया। हमारा यही सवाल सुनिए, अब पंजाब में सुन लीजिए, एक पूरी बात हो जाए। पंजाब में केंद्रीय मंत्री, छूट दे दी जाती। सुनिए, अरे साहब सुन 2 मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। जो ये राजस्थान और आसाम बंगाल की लोग बातें करते हैं, खत्म हो गया। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। चंदेल साहब, समय खत्म हो गया। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी 1 मिनट बात हो जाने दीजिए। पंजाब में जो सरकार, ये लोग कहते हैं बैठ के
कि राजस्थान के लोगों ने भगाया, असम के लोगों ने भाई भगाया। मेरे पास 2 मिनट का समय बचा चंदेल साहब, आप मेरी मजबूरी समझिए। अरे साहब एक मिनट मेरी बात तो हो जाने दीजिए। बहुत जरूरी है। हरसिमरत कौर ने पुनः वहां पे कोरोना लेके आई है, वहां पे उस सरकार अगर मोहम्मद साद को ढूंढ रही है तो ये पुलिस की प्रोटेक्शन में केंद्रीय मंत्री इनका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया गया? पंजाब में दोबारा कोरोना बुलाने वाली ये मोदी सरकार की मिनिस्टर है। हो गई भाई बात। जी जी पंजाब की आप कहेंगे, आप गुजरात के मंत्री का वो कैंसिल हो गया। अरे वो तो दुनिया का आदर्श प्रदेश है भाई। इस भाजपा सरकार के सबसे आदर्श प्रदेश है। अरे भाई और क्यों ग्रसित हुआ? थोड़ा सवाल पूछने दीजिए। जी जी चंदेल साहब, आप मजबूरी नहीं समझ रहे हमारी। जी जी मेरे पास समय कम है। चलिए आप आगे बात बढ़ाइए। इस समय सवाल यह है कि लोगों को घर तक पहुंचाने की इस समय जरूरत है, ना कि फिटनेस चेक करने की। महाराष्ट्र हो चाहे वो पंजाब हो, सबसे ज्यादा मजदूर वहीं से आ रहे हैं। क्या यहाँ पर इनके पास बसें नहीं थी कि उन्हें बस में बैठा करके इनको भिजवा देते? इन्होंने उनको सड़कों पे चलने के लिए मजबूर क्यों किया? जो बसें प्रियंका वाड्रा हमको देने की बात कर रही है, साहब हमको बोलना पड़ेगा, होने वाला है 24 घंटा होने वाला है, और अब हमको बोलना पड़ेगा, हमको समझ लीजिएगा इसके बाद। लेकिन हमने पूरे तौर पर ये बसें उड़े पे राज्य में क्यों नहीं लगा दी? इनके पास सिर्फ नाटक करना था। और हमने रात में भी योगी आदित्यनाथ जी ने 2000 बसें लगा करके दिल्ली से लोगों को घर पहुंचाने का काम किया है, और निरंतर जारी है। आज 365 ट्रेनें इसी काम के लिए लगाई गई हैं। आज 1000 से अधिक बसें इसी काम के लिए लगाई गई हैं, और लोगों को सुरक्षित न केवल घर पहुंचाया जा रहा है, उनको भोजन और पानी मुफ्त में दिया जा रहा है। 365 बसें लगाई गई हैं, ट्रेन लगाई गई है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? लोग देख रहे हैं, झूठ मत बोलिए। लगाई गई हैं, झूठ मत बोलिए। 1000 से अधिक बसें लगाई गई हैं, जहाँ मुफ्त में इनको भोजन भी दिया जा रहा है, पानी भी दिया जा रहा है। लेकिन जिनको सियासत करनी है, अगर ये अपने मध्य प्रदेश से बसें लगा देते, जो एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट में, औरैया में होने वाले एक्सीडेंट में राजस्थान से जबरदस्ती मजदूरों को ट्रक में लाद करके आप भेजा गया था। क्या कारण था? बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश से लोग आए थे। सुन लीजिए, ये मिस्टर पांडे झूठ बोल रहे हैं। उसमें जो लोग मरे हैं, जिनकी मौत हुई, जो घायल हुए, वो सब मध्य प्रदेश से आए थे। ये मिस्टर पांडे झूठ बोल रहे हैं। ये नाक कट चुकी है, ये नाक कट चुकी है। लोगों को अरे सरकार चलाने नहीं आती, राजभवन जाइए, यहाँ बैठ के बहस न करिए। ये नाक कट चुकी है। प्रचार प्रसार कराना चाहिए। सूर्य कुमार जी, पारस्परिक रोकना पड़ेगा शायद। जब कहे सरकार, जहां कहे सरकार, लखनऊ नहीं जहां मजदूर फंसे हुए हैं। हमने पहले दिन से कहा है कि गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर हम बसों को देने के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्धित हैं। आप हमारी बसें लीजिए, और वहां से जो मजदूर बेबस लाचार होकर पैदल चलने की विवश है, उनको उनके घरों तक भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित खबर मिली है कि सरकार ने आपकी मांग मान ली है, तो उनका कहना है कि 12 बजे तक आप नोएडा तक बसें भिजवा दीजिए। देखिए, अगर सरकार ने बात मानी है तो हम उसका धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से हम गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर अपने बसों को भिजवाने के लिए संकल्पित हैं। निश्चित रूप से 12 बजे का समय नहीं तय किया जा सकता, समय थोड़ा देना पड़ेगा। हम वहां बसें देने के लिए तैयार हैं। वो अपने नोडल अधिकारी को नियुक्त करे, और सारे जिस तरह की औपचारिकताओं को पूरा करना चाहती है, हम देने के लिए तैयार हैं। इस स्थिति के बाद किस तरह सहयोग करने के लिए तैयार होंगे? देखिए, किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी आगे? आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने लगातार पत्रकार वार्ता में और देश को संबोधन में उन्होंने शुरू से इस बात को तरजीह दी कि आज संकट का दौर है। छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर है। आज जरूरत है उनकी मदद करने की। गरीब किसान मजदूर के हाथ में पैसे नहीं हो, जेबों से खाली है। आज जरूरत है उनकी मदद करने की। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर गरीब किसान और मजदूर को कम से कम 75-7500 रुपए उन लोगों के हाथों तक दिया जाए। साथ ही साथ सूक्ष्म उद्योग, जी हाँ, तो ये है प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह जी, जो बता रहे हैं कि इस समय राजनीति करने की जरूरत नहीं है और लोगों के हाथ में सीधा पैसा दिया जाना चाहिए, और जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम बसें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच
मामला वही है कि राजनीति हावी है और खतो खिताबत का दौर भी जारी है। एक दूसरे के लिए खत लिखे जा रहे हैं और उनका जवाब भी मिल रहा है। आखिर कब रुकेगी ये राजनीति और कब पहुंचेंगे ये मजबूर मजदूर अपने घर में, ये बड़ा दिलचस्प हो चला है, क्योंकि मजबूर है ये मजदूर और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ राजनीति चल रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।